हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 28 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ड्रामे के स्टार्टिंग में ओयांग अपने डैड से कहता है कि डैड आपकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए आज आप ऑफिस मत जाइए। तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि आज ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। तो ये सब सुनकर ओयांग अपने डैड से कहता है कि डैड आप अब बिजनेस की टेंशन मत लीजिए, सारा बिजनेस मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। आपके बदले आज मैं आपकी मीटिंग कंडक्ट कर दूंगा और कहीं पर भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। ओयांग की ये सारी बातें सुनने के बाद उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम मेच्योर हो गए हो और इस बिजनेस को अच्छे से संभाल सकते हो। दूसरी तरफ सीयू के डैड उसको बताते हैं कि उसको शाम के टाइम पर उनके फ्रेंड के घर पे डिनर के लिए जाना है। ये सब सुनकर सीयू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उनसे कहते हैं कि डैड मुझे कहीं भी नहीं जाना है, एक काम करिए आप अकेले चले जाइए। फिर उसके बाद सीयू के डैड उससे बोलते हैं कि तुम इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो रखी हो ओयांग की वजह से। तो सीयू अपने डैड से कहती है कि डैड प्लीज आप ओयांग का नाम लेकर मुझे और भी ज्यादा अपसेट मत कीजिए। फिर उसके डैड उससे बोलते हैं कि ओके चलो, तुम्हें मेरे फ्रेंड के घर पे डिनर करने के लिए नहीं आना है तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट काम बताना है। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? तुम्हें ओयांग के घर पर जाना है और उसके डैड को गोल्फ खेलने के लिए इनवाइट करना है। जैसे ही सीयू ये सब सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पापा से बोलती है कि ओके पापा, मैं अभी आपका काम करके आती हूँ। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में सीयू ओयांग के डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि अंकल अब आपकी तबीयत ठीक है। तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बट मुझे तुम्हारे डैड से माफी मांगनी है क्योंकि उनकी पार्टी में मेरी बेटी की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब सुनकर सीयू उनसे कहती है कि अंकल इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने थोड़ी कुछ किया और वैसे भी हर डैड अपनी बेटी के भले के लिए तो बोलता है। सीयू की ये सारी बातें सुनने के बाद ओयांग के डैड उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि जिस भी लड़के की तुम्हारे साथ शादी होगी ना वो लड़का बहुत ही ज्यादा लकी होगा। थोड़ी देर में सीयू ओयांग के डैड से कहती है कि उसके डैड ने उनको गोल्फ खेलने के लिए बुलाया है और उनको ओयांग के डैड के साथ कुछ बिजनेस की बातें भी करनी है। ये सब सुनकर ओयांग के डैड गोल्फ खेलने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीयू से कहते हैं कि वो भी वहाँ पर आए। फिर सीयू उनसे कहती है कि अंकल मुझे तो ठीक से गोल्फ खेलना आता ही नहीं है, मैं वहाँ पर क्या करूंगी। तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि ओयांग बहुत ही अच्छा गोल्फ खेलता है, उसे भी मैं बुलाऊंगा, वो तुम्हें अच्छे से सिखा देगा। ओयांग का नाम सुनकर सीयू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। ओयांग के डैड से बात करने के बाद सीयू मिया के पास जाती है और उसको बताती है कि आज शाम को वो ओयांग के साथ गोल्फ खेलने के लिए जाएगी, इससे उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। सीयू की बातें सुनकर मिया उससे बोलती है कि मुझे किस बात की दिक्कत होगी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा भी दोस्त है, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बेफिक्र होकर जा सकती हो, वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो सीयू उससे बोलती है कि तुम भी हमारे साथ गोल्फ खेलने के लिए आ सकती हो। तो मिया उससे कहती है कि नहीं, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों एंजॉय करना। दूसरी तरफ मिया की आंटी तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो दोबारा से जुआ खेलने के लिए चली जाती है, बट उनके पास एक भी पैसा नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ पर के लोगों से उधार मांगती है। लेकिन उनके बारे में तो सबको पता होता है, इसलिए कोई भी उनको उधार देने के लिए हाई नहीं बोलता है। ये सब देखकर मिया की आंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि अब वो कहीं ना कहीं से पैसे तो लेकर ही आएगी, इसलिए वो दोबारा से अपने घर पर जाती है और अपने भाई से कुछ पैसे मांगती है और उनसे कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए। ये सब सुनकर उसका भाई समझ जाता है कि मिया की आंटी को पैसे किसी काम के लिए नहीं बल्कि जुआ खेलने के लिए चाहिए, इसीलिए वो उसको पैसे देने के लिए मना कर देते हैं। दूसरी तरफ वे रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और उससे कहता है कि वे तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की बन चुकी हो, आज तो मैंने तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया भी नहीं था लेकिन तुम खुद ही आ गई। तो वे अपने भैया से कहती है कि भैया ये रेस्टोरेंट सिर्फ आपका ही नहीं है बल्कि मेरा भी है, और वैसे भी अब मुझे समझ में आ गया है कि पैसे कमाना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। ये सब सुनकर उसका भाई उससे बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम बैड गर्ल से इतनी ज्यादा अच्छी लड़की बन जाओगी, बाय द वे तुम्हारी ये सारी मेहनत देखकर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। ये सब सुनकर वे अपने भाई से कहती है कि भैया आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो जब इसी तरीके से लीदो वे से बात कर रहा होता है तभी मिया की आंटी की नजर लीदो पर पड़ती है। वो आज से पहले पता नहीं था कि उनके स्टॉल के सामने ही लीदो का रेस्टोरेंट भी है। लीदो को जैसे ही वो देखती है तो वो भाग कर लीदो के रेस्टोरेंट में आ जाती है। तभी वहाँ पर वे आ जाती है और उनको कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलती है, लेकिन मिया की आंटी बोलती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये सब सुनकर वे उनसे बोलते हैं कि ओके आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए, मैं तब तक किसी और से पूछ लेती हूँ, और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ ओयांग मिया और सीयू मिया के डैड के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। ओयांग वहाँ पर मिया के डैड से कहता है कि अंकल आप करी फिश बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद भी मिया के डैड उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं और बस चुपचाप से अपना काम कर रहे होते हैं। ये सब देखकर ओयांग को बहुत ही बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि मिया के डैड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। थोड़े ही देर में मिया के डैड सीयू के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसे जरा कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो वहाँ पर से जा रहे हैं, बट अगर उसे खाने में कुछ और चाहिए होगा तो वो उनके वेटर से कह सकती है।
थोड़ी देर में मिया की आंटी लीदो को ढूंढते हुए किचन में चली जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि लीदो बर्तन धो रहा है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और लीदो से कहती है कि तुम बर्तन क्यों धो रहे हो। एक सेकंड में तुम्हारे नौकर को अभी बुलाती हूँ और उसको खूब डांट भी लगाती हूँ। तुम इतने ज्यादा अमीर हो, तुम्हें बर्तन धोने की थोड़ी जरूरत है। ये सब सुनकर लीदो उनसे बोलता है कि क्यों अमीर आदमी बर्तन नहीं धो सकता है क्या। फिर मिया की आंटी उससे बोलती है कि तुम अमीर हो तो तुम्हें बर्तन धोने की जरूरत ही क्या है। एक सेकंड, कहीं तुम मिया का बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो। अब मैं समझ गई, तुम मिया को पसंद करते हो इसलिए तुमने उससे झूठ झूठ कहा ना कि तुम अमीर हो। और ऐसा ही कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम एक झूठे हो। मिया की आंटी की आवाज सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन दोनों को देखने लग जाते हैं। तो लीदो उनसे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों देख रहे हो, तुम सब अभी अपना काम करो। फिर मिया की आंटी बोलती है कि वो सब अपना काम क्यों करेंगे, वो भी तो सुनेंगे कि तुम कितने बड़े झूठे हो। जब वो लीदो पर इसी तरीके से चिल्ला रही होती है तभी वहाँ पर वे आ जाती है और वे उनसे बोलती है कि क्या हुआ आप इस तरीके से चिल्ला क्यों रही है। एक सेकंड, आप तो वही है ना जो कह रही थी कि आप थोड़ी देर में मुझे ऑर्डर बताएंगी। तो वे मिया की आंटी उससे बोलती है कि तुम लीदो की बहन हो क्या। तो वे उनसे बोलती है कि हाँ, बट आप मेरे भाई को कैसे जानते हो। फिर मिया की आंटी उससे बोलती है कि तुम्हारा भाई एक नंबर का झूठा है, ये अमीर नहीं है तो इतना अमीर होने का दिखावा क्यों करता है। ये सब सुनकर वे उनसे कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये इस रेस्टोरेंट के ओनर है लेकिन ये बर्तन भी धोते। फिर मिया की आंटी उससे बोलती है कि तुम भी तो झूठे की बहन ही हो, इसका मतलब कि तुम भी झूठी हो। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान झूठा लगता है। आज के बाद तुम मिया से दूर रहना, उसके पास आने की कोशिश भी मत करना और मैं उसे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। ऐसा ही कहकर वो वे को धक्का मारकर वहाँ पर से चली जाती है। उनके जाने के बाद वे अपने भाई से कहती है कि भैया आपने देखा ना, ये हमारे पूरे खानदान को गाली देकर चली गई, अब आप मुझे रोकना मत। और ऐसा ही कहकर वो मिया की आंटी के पीछे जाती है और उसके बाल पकड़ लेती है। उसके बाद उसे बोलती है कि तुम हो कौन जो मेरे पूरे खानदान को गाली दे रही हो। थोड़ी ही देर में मिया की आंटी बीवी के बाल पकड़ लेती है और इसी तरीके से उन दोनों का बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसको देखकर वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं। तभी सीओ की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो ओयांग और मिया को बताती है कि उनकी आंटी और वे आपस में झगड़ रहे हैं। ये सब देखकर लीदो वे को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वे बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो रुकती नहीं है। तो उसके बाद वे मिया की आंटी से बोलती है कि तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की मैंने देखी नहीं। पहले तो तुम हमारे रेस्टोरेंट में आई, उसके बाद तुमने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, फिर मेरे भाई पर चिल्लाने लग गई और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली को झूठा कहकर यहाँ पर से चली गई। तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या। तो ये सब देखकर मिया की आंटी उनसे कहती है कि स्क्रू मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ढीला है और तुम्हारा भाई तो एक नंबर का झूठा है क्योंकि उसने मेरी मिया से झूठ बोला है कि वो बहुत ही अमीर है। बट जब मैंने इसे आज बर्तन धोते हुए देखा ना तो मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। जब वो इसी तरीके से लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है। तो मिया की आंटी उससे कहती है कि इस लीदो ने उसे झूठ कहा है कि वो एक बहुत ही अमीर लड़का है लेकिन वो अमीर नहीं है। तुम्हारे लिए ओयांग ही बेस्ट है और तुम ओयांग से ही शादी करना है, इस लीदो के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठना। मिया की आंटी की ये सारी बातें सुनकर ओयांग बड़ा खुश हो जाता है। बट उसके बाद मिया अपनी आंटी को चुप कराती है और उनसे कहती है कि लीदो अमीर ही है बट आप प्लीज उससे इस तरीके से बात मत कीजिए, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और उसके बाद वो लीदो से माफी मांगती है और फिर अपनी आंटी को खींचकर वहाँ पर से लेकर चली जाती है। ये सब देखकर सीओ ओयांग से कहती है कि अगर तुम्हारी मिया से शादी हो जाएगी ना तो तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। इतनी खतरनाक आंटी का सामना तुम कैसे कर पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से वो आज लीदो को डांट रही है उसी तरीके से तुम्हें भी डांटे। जब वे सीयू को ओयांग से बातें करते हुए देखती है तो वो उनके सामने जाती है और सीयू से कहती है कि कहीं मिया की आंटी का ये बिहेवियर देखकर तुम्हें खुशी तो नहीं मिल रही है और तुम ओयांग को भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रही हो। तुम ना इन दोनों से दूर ही रहना और तुम्हारा इन दोनों की लव स्टोरी में कोई भी रोल नहीं है। ये सब सुनकर सीयू उससे बोलती है कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ओयांग को पसंद करती हूँ। तो फिर वे का भाई ली तो सीयू से कहता है कि एक्चुअली मैं ना वे ओयांग को पहले इतना ज्यादा पसंद करती थी कि उसको ऐसा लगता है कि धरती में जितनी भी लड़कियां है ना वो सिर्फ ओयांग को ही पसंद करती है। बट तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये तो ऐसे बोलती ही रहती है। थोड़ी देर में ली तो ओयांग से कहता है कि वाकई में अगर तुम्हारी इन आंटी से शादी हो गई ना तो तुम इन आंटी का किस तरीके से सामना कर पाओगे ये मुझे नहीं पता, एंड आई होप कि तुम इन खतरनाक आंटी से बच कर रहो। तो ये सब सुनकर ओयांग उनसे कहता है कि मैं मिया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर उससे शादी कर मुझे इन आंटी का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा तो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। जब ओयांग और ली दो इस तरीके से बात कर रहे होते हैं तो सीयू बस ओयांग को ही देख रही होती है। उसके बाद लीदो ओयांग से कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि थाईलैंड में तुम किडनैप हुए थे ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साजिश थी। फिर ओयांग लीदो से कहता है कि कैसे ये साजिश हो सकती है, किसी को पता ही नहीं था कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। मैं थाईलैंड जा रहा हूँ इसके बारे में तो बहुत कम लोगों को पता था, जैसे मेरे पापा और मेरी दीदी, और ये तो मुझे मरवाने के लिए गुंडे नहीं भेजेंगे ना। तो उसके बाद लीदो ओयांग से कहता है कि ये तुम्हें मरवाने के लिए गुंडे नहीं भेज सकते लेकिन चैन से भेज सकता है। क्या पता उसने ये सब इसलिए किया हो ताकि वो तुम्हारे डैड को इम्प्रेस कर सके और ओरे से शादी कर सके। तो ये सब सुनकर ओयांग उसकी बातें मानने के लिए मना कर देता है। तो जब सीयू ओयांग को देख रही होती है तभी वे की नजर उस पर पड़ती है और वो सीयू से कहती है कि पता नहीं ओयांग और मेरा भाई उतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं, मिया आई थिंक तुम्हें जाकर देखना चाहिए। और ऐसे ही कहकर वो मिया को वहाँ पर से भेज देती है। जैसे ही मिया वहाँ पर से चली जाती है
तभी वे सीयू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम ओयांग को पसंद करती हो, मैं भी उसे पसंद करती थी। उसको पाने के लिए मैंने बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें की, बट मैं तुमको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम जो मैंने किया वो मत दोहराओ, कर तुम्हारी दोस्ती इसकी वजह से खराब ना हो जाए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये सब सुनकर सीयू से बोलती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रखी हो, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने तुमसे कितने बार कहा कि ओयांग सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए प्लीज अब तुम मेरा और दिमाग खराब मत करो। थोड़ी ही देर में ओयांग मिया को ऑफिस के छत पर बुलाता है तो मिया उससे बोलती है कि तुम्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए तुमने मुझे छत पर बुलाया, हम इंपॉर्टेंट बात नीचे भी तो कर सकते थे। तो ओयांग उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें छत पर इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे छत पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर जो फ्रेश हवा आती है ना, इससे बेहतर कोई और चीज हो ही नहीं सकती है। और उसके बाद वो मिया को एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि तुम अपने डैड का हेल्थ चेकअप करवा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे डैड की तबीयत आज इतनी ज्यादा खराब हो गई है, तुम्हारे डैड के भी साथ ऐसा ही हो, इसलिए तो तुम पहले ही अपने डैड का चेकअप करवा देना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे डैड बिल्कुल फिट है। तो मिया उससे बोलती है कि थैंक यू सो मच मेरे डैड का इतना ख्याल रखने के लिए, लेकिन तुम मुझे बताओ कि इस कार्ड की कीमत कितनी है। तो ओयांग उससे बोलता है कि मैं कीमत बताऊंगा तो तुम मुझे पैसे दे दोगी, इसलिए मैं तुम्हें कीमत नहीं बताऊंगा। तो मिया उससे बोलती है कि अभी सिर्फ हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए मैं तुमसे कार्ड नहीं ले सकती हूँ। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, इसलिए तुम इस कार्ड को ले लो क्योंकि मैं तो अभी से ही तुम्हें अपनी वाइफ मानने लग गया हूँ। ओयांग के इतना जिद करने पर मिया उससे कार्ड ले ही लेती है। थोड़ी ही देर में मिया अपने डैड को एक मॉल पर लेकर आती है और उनके लिए कपड़े लेती है। तो मिया के डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हें इतना फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, उसमें मेरे इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, अब तुम ये कपड़े लोगी तो इसमें और भी ज्यादा खर्चा होगा। तो मिया अपने डैड से कहती है कि डैड आपने कब से अपने लिए नए कपड़े नहीं लिए, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो आज मेरी बारी है कि मैं आपके लिए नए कपड़े लूंगी, और वैसे भी आप पैसों की चिंता मत कीजिए, अब तो मैं भी कमाने लग गई हूँ, इसलिए आपका जो भी मन कर रहा है आप वो लीजिए। शॉपिंग खत्म होने के बाद मिया और मिया के डैड जब घर पर आते हैं तो मिया के डैड उससे बोलते हैं कि आज बेफालतू में ही हमारा इतना ज्यादा खर्चा हो गया। तो मिया अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे पता है कि ये सारे कपड़े देखकर आप कितने ज्यादा खुश हो गए, इसलिए ये सब मत बोलिए, आपके फेस की इतनी बड़ी स्माइल देखकर कोई भी बता देगा कि आपको ये कपड़े कितने ज्यादा पसंद आ गए। उसके बाद मिया अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, मैं पहले सोच रही थी कि मैं आपको ये बात ना बताऊं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। मुझे मेरी मॉम और मेरी बहन का पता चल चुका है, वो दोनों थाईलैंड में हैं और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप मेरी मॉम से कितना ज्यादा प्यार करते थे। ये सब सुनकर मिया के पापा शॉक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उसके बाद वो मिया से कहते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम और बहन अभी भी जिंदा है। तो मिया उनसे बोलती है कि हाँ डैड, वो अभी भी जिंदा है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है, बस उन्हें जरूरत है आपकी। मेरी मॉम मेंटली थोड़ा सिक है, कभी कभी तो वो हमें ही भूल जाती है। अब आप जल्दी से थाईलैंड जाइए और उन दोनों को यहाँ पर लेकर आ जाइए, उसके बाद हमारी फैमिली भी बिल्कुल हैप्पी फैमिली हो जाएगी। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम तो फ्रांस गई थी ना, तो तुम वहाँ से थाईलैंड कब गई। तो मिया अपने डैड से कहती है कि ओयांग का बॉक्सिंग का मैच था, इसीलिए मैं उसके साथ थाईलैंड गई थी। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम दोनों एक साथ गए थे। मिया अपने डैड को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने डैड से झूठ कहती है कि वो और ओयांग दोनों अलग अलग थाईलैंड गए थे, जहाँ मिया अपनी फैमिली को एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती थी और उसके पापा उसकी मॉम से मिलना चाह रहे थे। उधर ही उनको ये नहीं पता था कि उनकी मॉम की डेथ हो चुकी है। दूसरी तरफ दोरन बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, एक तरफ उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, दूसरी तरफ उसका दोस्त भी बुरी तरीके से घायल था और उसके दोस्त के भी बचने के बहुत कम चांसेस है। ये सब देखकर दोरन को ऐसा लगता है कि अब उसका जीकर भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ चैनसे को अभी भी अपने हाथ से किए गए खून की ही याद आ रही थी कि किस तरीके से वो उस गुंडे को मार देता है। इस इंसिडेंस ने चैनसे का रातों की नींद, सुख, चैन सब कुछ ले लिया था। जब वो इस तरीके से परेशान हो रहा होता है तभी उसको ओरे का कॉल आ जाता है और ओरे उसे अपने घर पर बुलाती है उनकी वेडिंग की प्लानिंग करने के लिए। दूसरी तरफ ओयांग मिया को उनके साथ गोल्फ खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन मिया उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि उसको घर पे कुछ जरूरी काम है। मिया की बातें सुनकर ओयांग उसको फोर्स नहीं करता है। दूसरी तरफ ओयांग के डैड मिया के कहने पर अपना फिजिकल चेकअप करवाने के लिए चले जाते हैं। मिया के डैड अपना चेकअप करवाने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनके चेकअप के लिए पैसे ओयांग ने दिए हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो मिया की आंटी उनसे कहती है कि ये हॉस्पिटल तो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, आई थिंक इसके लिए सारे पैसे ओयांग ने दिए होंगे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उनसे कहता है कि इस चेकअप के लिए उनको पैसे किसने दिए और इनका चेकअप एटलीस्ट कितने रुपए में हुआ होगा। तो वो लड़का मिया की आंटी से कहता है कि आपके चेकअप के लिए पैसे ओयांग ने दिए हैं और ये चेकअप बहुत ही महंगा है। ये सब सुनकर मिया की आंटी उनको कार्ड वापस देती है और उनसे कहती है कि हमें इनका चेकअप नहीं करवाना है, आप हमें पैसे वापस दे दीजिए। अपनी बहन की ये सारी बातें सुनकर मिया के डैड को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है और वो उनको अपने पास बुलाकर बोलते हैं कि अपनी ये सारी बकवास बंद कर दो, चुपचाप से मेरे सामने आकर बैठ जाओ। दूसरी तरफ चैन से और ओरे अपनी वेडिंग की बात करने के लिए ओरे के मॉम डैड के पास जाते हैं। तो ओयांग के डैड चैन से कहते हैं कि हमारे तो काफी मेहमान आएंगे, क्या तुम्हारे यहाँ से भी कोई मेहमान आएगा। तो चैन से उसे बोलता है कि मैं बचपन से ही एक ऑर्फन हूँ और मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से कोई भी नहीं आएगा। ये सब सुनकर ओयांग के डैड चैन से का मजाक उड़ाने लग जाते हैं तो ओरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
तो उसके बाद चैन से ओरे का गुस्सा शांत करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो ओयांग के डैड से बोलता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक प्राइवेट वेडिंग कर लेंगे जहाँ पर हम किसी को भी नहीं बुलाएंगे, जिससे कि आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी और हमारी शादी भी हो जाएगी। दूसरी तरफ सी ओयांग से कहती है कि मुझे गोल्फ खेलना बिल्कुल भी नहीं आता है, क्या तुम मुझे सिखा दोगे? तो ओयांग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें गोल्फ खेलना अच्छे से सिखा दूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से गोल्फ खेलना आता है। तो सी उससे बोलती है कि अगर तुम मुझे गोल्फ खेलना सिखा दोगे ना तो मैं एक बहुत अच्छी प्लेयर बन जाऊंगी। दूसरी तरफ मिया के डैड उसको अपने सामने बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आज जो मैंने चेकअप करवाया था उसके पैसे ओयांग ने दिए थे। तो मिया कहती है कि हाँ डैड, मैंने उसे बहुत मना किया था लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती पैसे पकड़ा दिए थे। मिया की ये सारी बातें सुनकर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिया से कहती है कि तुमको ओयांग से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड की कोई अहमियत ही नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कितने बार ओयांग से दूर रहने के लिए कहा, ये जॉब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। लेकिन आज तुम ओयांग से पैसे भी ले रही हो, आखिर तुम दोनों के बीच में रिलेशन है क्या? तो ये सब सुनकर मिया उनसे कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सब सुनकर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके डैड उससे बोलते हैं कि आज के बाद तुम्हें ओयांग से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हाँ अगर तुम मुझसे मिलोगी तो तुम्हें मुझे पापा कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर चले जाते हैं। अपने पापा की ये सारी बातें सुनकर मिया रोने लग जाती है। तभी उसकी आंटी उसके सामने आती है और उसको चुप कराने लग जाती है और उससे कहती है कि ओयांग को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर तुमने कुछ भी गलती किया है। तुम्हारे डैड थोड़े पुराने ख्यालात वाले, इसलिए वो तुम्हारी बात नहीं समझ सकते। उसके बाद मिया वे के पास जाती है और उसे ये सारी बातें बताती है। तो वे उससे बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे डैड ओयांग से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वैसे ओयांग अभी है कहाँ? तुमने उसे ये सारी बातें नहीं बताई। तो मिया उससे कहती है कि ओयांग सीयू के साथ गोल्फ खेलने के लिए जा रखा है। जैसे ही वे ये बात सुनती है तो वैसे ही वो मिया को अपने साथ गाड़ी में बैठाती है और उसी जगह पर चली जाती है। और उसके बाद वो मिया से कहती है कि इस तरीके से तुम अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ खेलने के लिए कैसे जाने दे सकती हो? और वैसे भी मैं सीयू को अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो ओयांग को पसंद करती है। देखना वो आज ओयांग के सामने ऐसे एक्टिंग करेगी कि जैसे वो बहुत ज्यादा बेचारी हो और उसके बाद ओयांग उसकी हेल्प करेगा। तो मिया उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर सीयू सच में ओयांग से प्यार करती है तो मुझे ओयांग पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। दूसरी तरफ ओयांग सीयू को गोल्फ खेलना सिखा रहा होता है और सीयू को ओयांग के साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड कर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और सीयू सब कुछ भूल कर बस ओयांग को ही देख रही होती है। जिधर सीयू इतना ज्यादा एंजॉय कर रही होती है उधर ही मिया को ओयांग की बहुत ज्यादा टेंशन होती है और वो फटाफट से वहाँ पर आ जाती है। थोड़े ही देर में जैसे ही मिया वहाँ पर आती है तो ओयांग मिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वे फटाफट मिया का हाथ पकड़कर उसको उसके सामने लेकर जाती है और उसके बाद ओयांग को मिया के साथ जाने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर में जब वो दोनों साथ में होते हैं तो मिया उसको पूरी बात बताती है। ओयांग ये सब सुनकर हंसने लग जाता है और मिया से कहता है कि तुमको मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर सीयू मुझे पसंद करती भी होगी तो मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और सिर्फ उसको अपनी दोस्त मानता हूँ। मैं तुमसे ये बात दिल से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ये सब सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद उससे माफी मांगती है उस पर शक करने के लिए। मिया की बातें सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ और वैसे भी तुम्हारी ये सारी जेलसी वाली हरकतें देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो मिया उससे बोलती है कि यहाँ मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी और तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से हमारे आज के एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।